आज सीए फाइनल का एसएफएम का पेपर था। आप लोग थोड़ा ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे क्योंकि पेपर जो है वो आसान था। एक क्वेश्चन बस नया थे, एक क्वेश्चन में थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ यानी कि इंस्टीट्यूट ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। जो 5 साल पुराने जो अमेंडमेंट आ चुकी थी, उस पे भी इंस्टीट्यूट ने फॉरेक्स का क्वेश्चन थोड़ा-सा गलत पूछा। अगर 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो पेपर तो आसान था क्योंकि पढ़ा हुआ था, लेकिन लेंदी ज़रूर था। यानी कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ही मुश्किल था। सिर्फ़ वही स्टूडेंट कर पाए होंगे जिन्होंने घर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ। क्योंकि चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे पोर्टफोलियो, चाहे डेरिवेटिव हो, वो सिर्फ़ लंबे-लंबे क्वेश्चंस को ही पिक किया हुआ है। इवन म्यूचुअल फंड का भी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी ही पूछा है। तो देखा जाए तो 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने के लिए बहुत आसान था। जो आपका जो डेरिवेटिव का एक नया क्वेश्चन जो पूछा था, जैसे मैं अपना अगर क्विक रिव्यू दूँ, वैसे रिव्यू लायक तो पेपर है ही नहीं, फिर भी एक बार अगर मैं बता दूँ, तो मेरे हिसाब से तो पेपर एवरेज था, लेंदी था। हाँ, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि डिफ़िकल्ट है, जिस तरीके से मैंने पेपर का लेंथ वगैरह देखा है। अगर मैं चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो देखिए सबसे ज़्यादा इस बार वेटेज जो दिया गया है डेरिवेटिव का 24 मार्क्स, उसके बाद सेकंड नंबर पे पोर्टफोलियो और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट से इस बार उन्होंने इंस्टीट्यूट ने 2 क्वेश्चन पूछ लिया 14 मार्क्स का, और बाकी फॉरेक्स से जो उम्मीद था ज़्यादा वो कम आए हैं। तो इस तरीके से मार्क्स का जो आपका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये खास करके सारे पास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन होने की वजह से हमारे बुक में भी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस वो है जो हमारे बुक की क्वेश्चंस नंबर है। अगर क्वेश्चन वाइज एक एक करके क्विक रिव्यू करें, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो देखा हुआ है, आपने सॉल्व भी कर लिया, कुछ यूनिक पॉइंट मुझे दिखा नहीं, 2 क्वेश्चन के यूनिक पॉइंट उस पे बस थोड़ा सा डिस्कशन कर देंगे। एक ओवरव्यू है। एक क्वेश्चन आपके डेरिवेटिव का 2 क्वेश्चन था इस तरीके का, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का डी और 7.2, जिस क्वेश्चन में आपका बीटा पोर्टफोलियो निकालने को दिया था और एक हेजिंग कराते थे, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर निकलवाते थे। खास करके इसमें कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग वाले जो वैल्यू है वो दे रखा है, तो इसमें ये वैल्यू जो आपका मैच नहीं करेगा तो आपको कहीं ना कहीं इंटरपोलेशन करने की जरूरत पड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ बच्चों को ये हो सकता है कि 20% पर एनम कंपाउंडेड लिखा है, क्योंकि आपको बता दूं इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा था और इस क्वेश्चन में आपको कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड लिखा था। आपको बता दूं एक क्वेश्चन जो 7 का डी है उसमें इंस्टीट्यूट ने जो दिया हुआ एक्सचेंज जो इंटरेस्ट रेट है वो एनुअल कंपाउंडेड था। पहले हम उसको कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग में कन्वर्ट करते थे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते थे, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर लॉग का वैल्यू दिया करता था। एक क्वेश्चन ये था, इसमें क्लियरली लिखा था इंस्टीट्यूट ने कि इसमें आपका जो रेट है वो कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग है, लेकिन इस बार तो हद क्या है, कुछ लिखा ही नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग है या नॉर्मल कंपाउंडिंग है, सीधा लिख दिया 20% कंपाउंडेड। तो देखो अब जिस तरीके से यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया है, इसमें लॉग का वैल्यू दिया रहता तो चलो हम इसको मान लेते कि एनुअल कंपाउंडिंग है, इसको कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग में कन्वर्ट करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना था, कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग का जूम करके सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, यहाँ इवन डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल का वैल्यू दिए होने की वजह से आपको इंटरपोलेशन करना पड़ सकता है कि जो आपका वैल्यू चाहिए वो उसको कैलकुलेट करने के लिए। बाकी इसमें कोई भी नया चीज नहीं था, मुझे कुछ भी इसमें यूनिकनेस नहीं लगा। हाँ, क्वेश्चन को लेंथ बढ़ाने के लिए इसने 2 कॉन्ट्रैक्ट जरूर डाल दिया, एक 3 मंथ वाले और एक आपका 4 मंथ वाले, यानी कि जो पहले से क्वेश्चन लेंदी था उसमें इसने डबल डबल लेंथ डाल दिया है। तो हम ये कह सकते हैं इसी की वजह से क्वेश्चन जो है ना लेंदी होते जा रहे हैं और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन पोर्टफोलियो का है। हमारे पास 2 क्वेश्चन हुआ करते थे, आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन जिसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू का चेंज हुआ करते थे और एक जिसमें आपका अलग अलग 3 फैक्टर दिया हुआ था, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का सी था। उन्होंने क्या किया है, दोनों क्वेश्चन को मिक्सर किया, बाकी कुछ भी नहीं था। यानी कि ये हो जाएगा आपका लैम्डा, लैम्डा जो है चेंज इन दी रिटर्न, और ये आपका बीटा ऑलरेडी गिवन है। कैपिटल सॉरी क्या कहते हैं आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी का आसान क्वेश्चन, इसमें हम कह सकते ही है इसमें कुछ भी चेंजेस भी नहीं करा हुआ है, बस सिर्फ चेंजेस जो मॉडिफिकेशन किया हुआ है इसके जो वैल्यू था इसमें जाके मर्ज कर दिया है। इस क्वेश्चन में भी कुछ नया नहीं था जिसमें डिस्कशन करने लायक है। ये सिक्योरिटाइजेशन का थियरी, प्रॉब्लम इन सिक्योरिटाइजेशन, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आता है डेरिवेटिव का, खास करके डिस्क न्यूट्रल मेथड और बाइनोमियल मॉडल, देखो ध्यान से क्या होता है, बहुत बार आपको मैंने बता रखा था कि देखो जो 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल है, वो बाइनोमियल मॉडल के अंदर इंस्टीट्यूट जो यूज करते थे क्या बताइए, रिस्क न्यूट्रल मेथड। लेकिन जब इस क्वेश्चन के अंदर बाइनोमियल अलग लिख दिया है, रिस्क न्यूट्रल अलग लिख दिया है, तो अब इसका मतलब आपको पता है कि बाइनोमियल मॉडल के अंदर 2 मेथड हम लोग यूज करते हैं, एक जो डेल्टा मेथड है और एक जो आपका रिस्क न्यूट्रल मेथड है। तो डेल्टा मेथड के बेसिस पे यहाँ सॉल्व कर रहा है, रिस्क न्यूट्रल के मेथड पे यहाँ सॉल्व करना है, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। इवन ये लाइन भी पूछा है क्या कैलकुलेटेड वैल्यू सेम होना चाहिए, हाँ 100% सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है फेयर वैल्यू निकालता है, एक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक थ्योरी पॉइंट थोड़ा सा आपको इंसर्ट कर दिया था, बाकी सब कुछ इसमें क्या था, सेम था। ये म्यूचुअल फंड का सेम क्वेश्चन 2.4, जिसमें से इवन देखा जाए
इसमें सिर्फ 2 ही रिक्वायरमेंट दिया था, जबकि पहले के क्वेश्चन में आपको देखा जाए तो 4-5 रिक्वायरमेंट हुआ करता था। थोड़ा सा लेंथ इसको कम किया गया है। ये जो कन्वर्जन फैक्टर है, वो जो आपका क्या कहते हैं, चीपेस्ट टू डिलीवर फंड में जो आपने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, तो आईआरआरएम के क्वेश्चन, और वेगा और रोहो जो आपका ग्रिक्स है, ऑप्शन का ग्रिक्स, आपको याद होगा कि जो वेगा, हाँ वेगा और रोहो का भी आप अगर देखोगे तो थियरी बुक्स में ये भी दे रखा है, और इसमें मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कशन भी कर रखा है क्लास के अंदर, कि रोहो जो होते हैं ये आपका ये क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे आता है। वेगा जो है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के चेंज से ऑप्शन के प्रीमियम पे क्या इंपैक्ट आता है, और ये इंटरेस्ट रेट से। ये भी आपके आराम से 2 मार्क्स का होगा, ये सॉल्व लिख पाए होंगे, मुझे नहीं लगता है कुछ नया चीज आपने किया। ये तो सिंपल क्या कहते हैं, सिक्योरिटी वैल्यूएशन का जो आपका राइट का क्वेश्चन था 100% सेम 27.1, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बहस करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जरूर पूछा है, लेकिन आसान था। ओके, हाँ ये क्वेश्चन जो डेरिवेटिव का पूछा है वो नया क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन को जरूर आप लोगों को चॉइस में जाना चाहिए था। अच्छा, ये क्वेश्चन चॉइस में जाते तो आपको ये भी चॉइस में जाना पड़ता, तो सबसे बेस्ट डिसीजन रहता है इस बार का, जिन स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन नंबर 3 के चॉइस में गए होंगे वो उन्होंने सही किया होगा, जो मुझे लगता है। क्योंकि मैं बता दूं इसमें जो आप लोग की जो कन्फ्यूजन हुई होगी ना, वो कन्फ्यूजन हुआ होगा इस वाले वैल्यू को लेके, क्योंकि आज तक कभी भी कॉल की और पुट की प्रीमियम जो है ना वो परसेंटेज में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नॉर्मल था, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, फॉरवर्ड एज करना है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम वैसे भी करते थे, 3 मंथ का कॉल ऑप्शन बाई करना है। हाँ उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं जिन्होंने स्ट्रैटेजी नहीं पढ़ा। हम तो बार बार कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि सर एसएफएम में से तो स्ट्रैटेजी हटा दिया गया, हम क्यों पढ़ेंगे। आप पूछो बेस्ट स्ट्रैटेजी आपसे पूछा ना, मैंने पहले भी बता रखा था, देखिए स्ट्रैटेजी के अंदर हम कुछ नहीं करते, कॉम्बिनेशन बनाते। तो सेम चीज तो यहाँ पे दे रखा है, कॉल ऑप्शन बाई करना है, पुट ऑप्शन राइट करना है, तो सब कुछ सेम है। अगर आपको ये प्रीमियम समझ में आ गई तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, आराम से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं मैक्सिमम स्टूडेंट, अभी जो 2-3 कॉल भी आया, उन लोगों का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में रहा। मैंने बोला अरे कंफ्यूजन था, इसको क्या करते, चॉइस में चले जाते, यही तो क्वेश्चन था एक आपको जिसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, बाकी तो पढ़ा हुआ था। हाँ लेंदी था वो दूसरी बात है। ये देखो जो मेरा ओपिनियन कहता है, क्योंकि मैं भी आपको जो बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन देखिए जो इंटरप्रिटेशन आती है, इतना परसेंट क्या चीज का, इतना परसेंट सबसे पहली बात, तो ये जो आपका नोशनल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आएगी उसका आपका इतना परसेंट होना चाहिए। तो जो नोशनल कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू आएगी वो तो आपका स्ट्राइक रेट से ही आएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो आपका 1 मिलियन की जो वैल्यू है, जो आपने जो इंपोर्ट किया हुआ है, जिसके लिए पेमेंट करना है, तो इस $1 मिलियन के लिए जब आप पेमेंट करोगे एन करेंसी में, तो कितना एन आप पेमेंट करोगे, तो उसकी जो इक्विवेलेंट अमाउंट बनेगी उसके बेसिस पे आपका जो जितना परसेंटेज होगा वो प्रीमियम आना चाहिए। तो देखा जाए तो जब हम लोग कॉल पुट लेते हैं तो आपको पता है कि कुछ ना बोला गया हो तो हम लोग कॉल एंड पुट को एक्सरसाइज करते तो कौन सी रेट अप्लाई होगा, स्ट्राइक रेट। तो मेरे हिसाब से जो स्ट्राइक रेट के बेसिस पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आएगा उस पे ये प्रीमियम निकाले जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से परसेंटेज दे रखा है उसके बेसिस पे ये वैल्यू, क्योंकि ये परसेंटेज दिख रहा है कि प्रीमियम थोड़ा सा राउंडेड वैल्यू आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ आता नहीं है। तो देखिए अब इंस्टीट्यूट क्या करता है, इसके लिए वेट ही करना पड़ेगा। जो मेरा अभी फिलहाल की जो ओपिनियन है, ओपिनियन ये है कि 145.2 का जो वैल्यू बनेगा प्रीमियम, वही आपका कॉल एंड पुट का प्रीमियम होना चाहिए। और ये जो प्रीमियम जाएगी आपका वो एन करेंसी में होगा, याद रखना प्रीमियम आपके एन करेंसी में जाएगा। ठीक है, कि ये जो अमाउंट है ये एन का है, बन रहा है ये एन का है, इसका इतना परसेंटेज, तो ये प्रीमियम जाएगा आपका एन में, क्योंकि डॉलर खरीदे बेचे जा रहे। बाकी यहाँ पे बाई कॉल और राइट पुट के केस में बस आपको कंपैरिजन करना है। और जैसे कि पता है कि मार्केट अगर ऊपर गए तो कॉल एक्सरसाइज होगा, मार्केट नीचे गए तो पुट एक्सरसाइज होगा। ऊपर चले गए तो आपका पुट लैप्स हो जाएगा, नीचे चले गए तो कॉल लैप्स हो जाएगा। बस इसमें प्रीमियम को अगर आपने पकड़ लिया तो सही था, ये सॉल्व हो जाता। प्रीमियम नहीं अगर समझ में आए तो थोड़ा सा मिस्टेक्स आपका हो सकते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का थियरी है। उसके बाद मर्जर की अभिषेक और अभिमान वाले जो क्वेश्चन था 100% कॉपी पेस्ट किया है, कुछ भी इसमें चेंजेस मुझे नजर नहीं आ रही है। हाँ अगर इन डेप्थ अगर सॉल्व करते टाइम कुछ अगर अप डाउन किया हो तो बात अलग है, लेकिन हाँ क्वेश्चन लेंदी जरूर हुआ करते थे, याद रखिएगा। पहले भी ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया था, वैसे इस बार भी 10 मार्क्स में आए। तो वही चीज है, लेंथ जरूर है क्वेश्चन का, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चंस वगैरह थे। ये आपका चीपेस्ट टू डिलीवर क्वेश्चन, हाँ ये आपका लेस टाइम कंज्यूमिंग था। बट हाँ कुछ लोगों ने अगर अपने आप को अपडेट नहीं किया होगा, ये क्वेश्चन हमारे इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर 4 का भी था, अगर किसी ने अपडेट नहीं किया होगा तो हो सकता है ये रह गया हो। लेकिन इसका मैंने वीडियो भी अलग से आपका डाल रखा है, आप जाके यूट्यूब में देखिएगा, इसके अलग से स्पेसिफिक वीडियो हमने बना रखा है पूरे लॉजिक के साथ। और क्वेश्चन इसकी सॉल्यूशन जो है ना बहुत छोटा, ये कह सकते हैं टाइम सेविंग क्वेश्चन था इतने देरों में जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें से।
ये रिस्क मैनेजमेंट की आपका थियरी हो गई। हाँ जी, ये क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज के जिसमें थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या इंस्टीट्यूट का मैं बता दूं कि ये 2000 आज से 5 साल पहले करेक्शन आ चुके। 2018 क्या 16 के जो सप्लीमेंट्री स्टडी मैथ में था उसी में इंस्टीट्यूट ने अपने आप को करेक्शन किया हुआ था। आपको मैं बता दूं जो ये लेट कैंसिलेशन है ड्यू डेट पे अगर कस्टमर अप्रोच नहीं करता है तो अभी के रिसेंट जो प्रोविजन है फेमा के यानी कि सॉरी फेडई के रूल के मुताबिक वो 3 डेज के अंदर ऑटोमेटिक कैंसिलेशन करना होता है। लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है क्या भाई साहब इतना तो अपडेट हो जाते, जो चीज आपका 5-6 साल पहले अमेंडमेंट आ चुकी है सारे के सारे क्वेश्चन स्टडी मैट आप अमेंडमेंट पे फ्रेम कर चुके हो और आज भी आके आप 10 डेज बाद वाले क्वेश्चन सॉल्व करके दे क्वेश्चन फ्रेम करके दे रहे हो। शर्म आना चाहिए, एक चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरना चाहिए। इंस्टीट्यूट को तो एक्शन लेना चाहिए ऐसे एग्जाम क्वेश्चन सेटर को जिन्होंने इस तरीके से ओल्ड पेपर यहाँ पे सेट किया है। बच्चे अब यहाँ पे कंफ्यूज हुए हैं। कंफ्यूज क्यों हुए? क्योंकि उनका ये मानना था कि सर हम क्या करें, हमारे को तो कौन सी रेट चाहिए था 13 जून का रेट चाहिए था 3 दिन बाद का, लेकिन 13 जून का रेट नहीं दिया क्योंकि पहले 15 डेज का प्रोविजन चलता था। तो 15 डेज में 10 दिन बाद भी अप्रोच किया जा सकता था क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ड्यू डेट जो बनता है आपका 10 जून बनता है। तो 20 जून को उन्होंने अप्रोच किया है। तो मुझे बताइए 20 जून को अगर अप्रोच किए हैं 10 दिन बाद तो कायदे से तो 3 देर बाद का क्या कहना होना चाहिए, क्या कहते हैं कैंसिलेशन हो जाना चाहिए। तो देखो मैं आपको बता दूं कुछ स्टूडेंट ने मुझे बोला भी जैसे जिसका भी कॉल आया है अभी, तो उन्होंने बोला कि सर मैंने तो इसको 13 जून अज्यूम करके सॉल्व कर दिया, वो भी सही है। किसी ने बोला सर कि मुझे याद था ओल्ड प्रोविजन तो मैंने ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से 10 डेज का कैलकुलेशन कर दिया। मैं आपको बता दूं कुछ भी हो जाए रेट तो इसी डेट का यूज करना था सबसे पहले बात, चाहे कैंसिलेशन हो चाहे कैंसिलेशन हो चाहे वो एक्सटेंशन हो, क्योंकि एक्सटेंशन की भी बात कर रहा है यहाँ पे ये रहा एक्सटेंशन का। तो कुछ भी हो जाए रेट तो आपका यही यूज होने वाला है सबसे पहली बात। तो चाहे उसको 13 एज्यूम करो चाहे 20 एज्यूम करो आपका तो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एक दिक्कत क्या आ गई कि जो इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड जो हमने कैलकुलेशन किया इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड, अगर ये एज्यूम किया कि 3 डेज बाद हो गई तो 3 डेज का आपको इंटरेस्ट निकालना था। अगर किसी ने ओल्ड प्रोविजन के बेसिस पे किया तो 10 डेज का किया। आपने 10 डेज का किया तो मैं आपको लिख के देता हूं, आप सर्टिफाइड कॉपी मंगाना। 10 डेज वाले को भी मार्क्स देगा इंस्टीट्यूट और 3 डेज जिसने भी करके आए हो ना टेंशन मत लो, आप आपको भी मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल 100% मिलेंगे जो मेरा अंदर अंदर की आवाज जो आ रही वो कह रही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, लेकिन लेंदी तो है जी बहुत ज्यादा। मैं बार बार कह रहा हूं जितने भी क्वेश्चन पिक करे सारे ये क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन लेंदी 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 ही है। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका पोर्टफोलियो का क्वेश्चन नंबर 8 का ए के जैसा ही है, लेकिन उसमें आपका जो हुआ करता था ना अग्रेसिव डिफेंसिंग के नाम से हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का। उन्होंने सिर्फ पैटर्न बदल दिया है। यहाँ अग्रेसिव डिफेंसिव हुआ करता था स्टॉक RZ कर दिया है, उसने सिनेरियो 1-2 डाल दिया जो कि पहले आपका कुछ ऐसा नहीं लिखा था, 2 केस दे रखा था। ये क्वेश्चन 100% सेम है, सिर्फ यहाँ पे इन्होंने अपना वेट चेंज किया है। पहले आपका इक्वली लाइकली लिया हुआ क्वेश्चन जो हमारे पास 8 है उसमें इक्वली लाइकली करके दे रखा है। यहाँ पे आपको बोला है कि जो ये जो फर्स्ट केस है उसकी होने की पॉसिबिलिटी 3 गुना है 2 से। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए इसकी पॉसिबिलिटी x है तो इसका पॉसिबिलिटी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको अगर इसका वेट निकालना है तो वेट आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 4x और इसका वेट आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 4x। बस इतना ही वेट के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ भी नया चीज नहीं। सिक्योरिटी मार्केट लाइन सब कुछ आपका उसमें जो है वो सेम है। स्टार्टअप फाइनेंस का ये थियरी है, बस लास्ट लाइन जो है आपका क्या है ये काम का होता है, बाकी तो वैसे ही ऊपर लिखे होते हैं। ये कॉर्पोरेट वैल्यूएशन की क्वेश्चन नंबर 2.3 एज इट इज है, वहां पे आपको दूसरे करेंसी में अमाउंट दे रखा है, यहाँ पे आपका कौन सी करेंसी है, करेंसी बस बदला हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। आप जाके चेक करोगे तो इवन रिक्वायरमेंट लाइन बाय लाइन तक सेम है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट की हमारे बुक की क्वेश्चन नंबर 5 का ये है, इसमें इंस्टीट्यूट ने 3 क्वेश्चन जो पार्ट है ना उसने ऐड किया है। ये जो 3 जो क्या कहते हैं चीज है ना इसने ऐड किया है बस 3 रिक्वायरमेंट, और ये देखो कितना आसान है। कहता है कि डीलर के जो बैंक कोटेशन है ये आपको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट कैसे किए होंगे बताइएगा। ये बैंक जो है ये आपको ऑल इन कॉस्ट में क्या होते हैं, ऑल इन कॉस्ट कोटेशन वो होता है जो इस कोटेशन को आपको इंटरप्रेट करना है। ये आपका क्या कहते हैं यूनिक पॉइंट था। आप जाके देखिए हमारे रिवीजन वीडियो और समरी में हर जगह लिखा हुआ है इस रेट का इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है। देखिए जो डीलर होगा ना, डीलर पे करता है कम रिसीव करता है ज्यादा, तो आपको ये लिख के देना है कि डीलर जो है ना पे करेगा 8% और वो रिसीव करेगा कितना बताइएगा 8.2%। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, लिबोर के अगेंस्ट। बस यही एक लाइन लिख के देना था और कुछ नहीं था। इसके अंदर बोलता है इफ फर्म इज बाइंग स्वैप व्हाट इज द नेचर ऑफ द कैश फ्लो। अगर किसी ने स्वैप बाई किया है, आपको पता है ना स्वैप बायर कौन होता है, आपको बता दूं ये इस चीजों पे मैंने स्पेसिफिकली, आप जाके रिवीजन वीडियो देखिए, डालिए गूगल पे IR
IRRM रिवीजन, वहां पे जाके देखना, मैंने एक चीज क्लियरली मेंशन है कि आज तक ऑप्शन के स्वैप को बाई और सेल करके कभी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं डाला है। लेकिन स्वैप बायर कौन होता है, याद करिए जाके, जो फिक्स्ड पे करता है। याद रखिएगा, फिक्स्ड पेयर को हमने स्वैप बायर बोला था। तो उसकी कैश फ्लो का नेचर ये होता है कि जो फिक्स्ड क्या करता है बताइएगा, पे। इसको बायर क्यों बोलता है, देखिए, क्योंकि वो फिक्स पे करता है और फ्लोटिंग रिसीव करता है। तो जो फ्लोटिंग रिसीव करेगा, जब फ्लोटिंग बढ़ेगा तो कमाएगा। आपको पता है बायर कब कमाता है, जब मार्केट बढ़ेगा। तो जो फ्लोटिंग रेट बढ़ेगा तो कमाएगा, इसका मतलब वो फिक्स्ड पेयर होता है। इसकी जो नेचर ऑफ कैश फ्लो होता है फिक्स्ड पेमेंट का। ये जो आपका थर्ड पॉइंट बोला गया था कि सेल किया है किसी ने स्वैप, जो स्वैप सेल करते हैं ना, वो आपका फिक्स्ड का रिसीवर होता है। तो उसका नेचर ऑफ कैश फ्लो क्या होता है बताइए, ये होता है आपका रिसीव करना। क्या रिसीव करना, फिक्स्ड। मजा आ गया होगा उन लोगों को। ये 3 पॉइंट जो है ये नया है। और मैं आपको बता दूं, ये जैसे कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी ने भी स्वैप के बाई सेल पे डील किया हुआ था, एक्सेप्ट जो हमारे रिवीजन वीडियो है। जो मुझे लगता है, हो सकता है अगर आप लोग जानते थे तो आराम से 3 पॉइंट कर लिए होंगे, और बाकी ये 3 पॉइंट तो कुछ था ही नहीं है। तो 100% पहले से कॉपी पेस्ट है, कुछ भी नयापन नहीं था। ओके, एक आता है, ये तो थियरी है, बस इसी के साथ जो होते हैं पेपर खत्म हो जाता है। मैं आपको सिंपली बता दूं, एग्जाम्शन लाने के लिए तो बहुत आसान पेपर था। 80 मार्क्स तो आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। हाँ, 90 प्लस लाना थोड़ा मुश्किल था लेंथ की वजह से। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों ने प्रेजेंटेशन पे ध्यान ना देके बस कैलकुलेशन करके आगे बढ़े होंगे तो मे बी 90 प्लस भी आ सकता है। लेकिन देखना रिजल्ट आ जाएंगे तो 80 प्लस लाने वाले तो बहुत सारे इस बार अटेम्प्ट में मिल जाएंगे। यानी कि आपकी जो FR की दिक्कत है इसने कंपनसेट कर दिया। अब आप फटाफट ऑडिट लॉ में लग जाइए, फिर आपका ग्रुप 1 जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। क्योंकि FR में अगर पास मार्क्स भी आ गए, इसमें आपके एग्जाम्शन आ जाते हैं, आराम से आपके एग्रीगेट जो होते हैं वो बन जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट।